हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे एडिशन वेक्टर बाय रियल नंबर्स की दो वेक्टर्स या फिर हमारे पास तीन वेक्टर या फिर उससे ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हम उसे जोड़ते किस तरह से, है ना। तो जोड़ते कैसे थे, उन वेक्टर्स को हम किसी को भी एक वेक्टर मान लेते थे और किसी को भी सेकेंड वेक्टर मान लेते थे, है ना। तो और जो हम फर्स्ट वेक्टर मानते थे उसे एज इट इज़ रखते थे और सेकेंड वाले को पैरेलली शिफ्ट करके और उस वेक्टर को हम या फिर ट्रायंगल की शेप या फिर पैरेललोग्राम की शेप में जाके उस वेक्टर को सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हमने एक बात और की थी, वेक्टर एडिशन में या फिर वेक्टर सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, तो क्या करते हैं, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। जिन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो जितने वेक्टर हैं उनमें से हम उसको एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके कैसे भी उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने माना था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा वो ये निकलेगा, है ना। तो हम एक वेक्टर को, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स थे तो फर्स्ट वेक्टर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, सेकेंड वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा और फिर जो फर्स्ट वेक्टर का टेल होता है और सेकेंड वेक्टर के हेड को हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होएगा। ये इसकी हम वैल्यू निकाल, यहाँ से हम ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम जैसे भी यूज़ करके क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए मान लेते हैं, हम इसे बी मान लेते हैं और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है। तो अगर ये ए है, इसे हमने अपनी प्लेस पे रखा, बी को शिफ्ट किया और फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दो होती हैं, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए, मान लीजिए या तो हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, तो उन दोनों ही केसेस में हमारे पास वैल्यू जो है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेम आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने b को शिफ्ट किया है, तो अगर हम b को एज इट इज़ रहने दें और a को शिफ्ट करें तो a को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो b है वो यहीं पे है और a को हमने शिफ्ट किया है, तो b प्लस ए करें या फिर a प्लस बी करें, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम रहेगा, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही जब ये तो होता है कॉम्यूटेटिव के केस में, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उस केस में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 है प्लस 3 है प्लस 1 है, तो a प्लस बी 3 प्लस 5 प्लस में 1 करेंगे या फिर हम करें 5 को एक साइड रहने दें और 3 प्लस 1 करें, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास इधर आ गया 9 और यहाँ पे अगर हम करें 3 प्लस 1 4, 4 और 5 9, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो है वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही जो हम वेक्टर्स की फॉर्म में बात करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी करें या फिर a प्लस बी प्लस सी करें, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था एडिशन के केस में। जब हम सब्सट्रैक्शन के केस में करें तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के केस में भी होगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। इसमें कैसे, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी पाथ ले लिया, पाथ कंसीडर कर लिया, ये कोई पाथ है। इस पाथ पे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मेरा नाम अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो हमने मान लिया कोई पॉइंट है, कोई बंदा वो ए पे खड़ा है, वो उसका नाम ओ है, ठीक है। और आप भी खड़े हैं, मान लीजिए ए भी खड़ा है साथ में और आपका कोई फ्रेंड भी मान लो खड़ा है, बी भी खड़ा है, ठीक है। तो अगर ये तीन बंदे यहाँ पे खड़े हैं तो अगर कोई एक पर्सन यहाँ से जाए, जैसे मान लिया ओ यहाँ से चला गया और ओ ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है, और बी भी यहाँ से चला गया और बी ने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कवर कर लिया, तो विद रिस्पेक्ट टू ओ ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो चीज़ अगर हम निकालें, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ है
विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में किसका, ए का, ए शिफ्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओ, मान लीजिए ए हुआ 3 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट हुआ है बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, वो हुआ है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो बी ने कितना किया, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये वाला पाथ हमें पता है कि बी ने कवर किया है ओ के रिस्पेक्ट में 5 और ए ने कवर किया है 3, तो हम अगर ए के रिस्पेक्ट में इन दोनों का पाथ निकालें, बी का पाथ निकालें, बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो कैसे निकालेंगे, 5 - 3 करेंगे तभी तो हमारे पास क्या होएगा, ए का डिस्प्लेसमेंट, ए का जो ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकल के आएगा ना। तो ऐसे ही क्या होता है वेक्टर्स की केसेस में भी ऐसे ही होता है कि हमें माइनस में भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो आंसर आएगा। तो ऐसे ही इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से a - b = a प्लस अगर -b कर दे तो हमारे पास क्या होगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेम जैसे हमने एडिशन किया है वैसे हम सब्सट्रैक्शन के केस में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, है ना, दो वेक्टर जुड़ के एक वेक्टर बनाते हैं जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। या फिर जैसे हमने बात की कि दो वेक्टर जो हैं, अगर दो वेक्टर हैं उनको हमने माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, है ना। तो क्या होता है कि हमारे पास कंपोनेंट्स में वेक्टर जो होते हैं या तो वो टूट जाते हैं, जैसे हमारे पास सब्सट्रैक्शन किया तो हमारे पास एक वेक्टर से हमने दो वेक्टर निकाले, तो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स में वेक्टर्स टूट जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास कंपोनेंट में टूटने के बाद भी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो सेम आता है ना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर को हम दो में हिस्सों में तोड़ेंगे तो उसकी हमारे पास दो कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कोई वेविंग मशीन है, ठीक है, यहाँ पे इस वेविंग मशीन की नीडल है, इसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो इस नीडल में मान लीजिए 1 kg वेट हुआ ब्लॉक रखने के बाद, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में हम कैसे इसे डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट में मीन्स हम उसे तोड़ देते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हमने उसे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई वेविंग मशीन है उसके ऊपर ब्लॉक पड़ा है तो उसका वेट, मान लीजिए ब्लॉक का वेट 1 kg है, तो उसने सुई में हमें 1 kg दिखाया। अब अगर हम इसी वेविंग मशीन के 3 केसेस ले लें, ठीक है, 3 केसेस हम अगर कंसीडर कर ले, तो ये वेविंग मशीन है, ठीक है, इसके ऊपर वेट रखा हुआ है 2 kg का, तो क्या हो रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये वेविंग मशीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेट भी होएगा और फोर्स भी लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर इसी वेविंग मशीन पे ब्लॉक रखा है तो ये तो होएगी, उसकी जो नीडल होएगी वो 1 kg पे आएगी। तो यही वेविंग मशीन पे अगर दोबारा फिर से कोई वेट रखा है और साथ में हम इस वेट पे फोर्स भी लगा रहे हैं, अपना फोर्स, तो क्या होएगा, यहाँ पे उस वेविंग मशीन में वेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर हम बोले कि ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक पे हम फोर्स वेट देने की बजाय हम इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करें, तो वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जब हमने इस पे वेट दिया तो इस ब्लॉक पे, सेकंड ब्लॉक पे वेट रखा, तो इसका फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हमने इसकी दूसरी साइड इस फोर्स को लगाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या होएगा कि वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन फोर्स नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए एक और वेविंग मशीन है, उसके ऊपर वेट पड़ा है, तो हम क्या बोले कि यहाँ पे हमने इंक्लाइन डायरेक्शन में, अगर हम इसे इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इंक्लाइन डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन। सपोज करना है, इमेजिन करके देखना है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो क्या होएगा, ठीक है। वही बात है, ये जो डायरेक्शन होएगा इसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट जितना हमारे पास क्या है, वेक्टर की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है।
अब यही हमारे पास ब्लॉक था, इस पे हमने जब फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाया तो इसमें जो है वेट इंक्रीज हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हुई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। यहाँ इस केस में जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होएगा, थोड़ा कम में एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लीजिए वही है कि एक हमारे पास अगर स्टिक है वो 5 मीटर की है, हमने बोल दिया, ठीक है। और अगर हम उसे तोड़ दें तो वो अगर सेपरेट होगी 3 और 2 में, तो अगर हम उन्हें जोड़ेंगे तो वो 5 ही रहेगा ना। तो ऐसे ही अगर हम उन्हें अलग अलग डायरेक्शन दें तो लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास, अगर हम उन्हें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जैसे भी हम करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो तो हमारे पास सेम रहेगा, है ना। तो ये जब दो डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इन्हें हम अगर मान लें तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास ये निकलता है ना। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये डायरेक्शन में फोर्स लगा था, एक इसमें लगा था, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो क्या होएगा, अब ये हम इसे बोल सकते हैं कि हमने इसे दो कंपोनेंट से एक में एक रिजल्टेंट फैक्टर निकाला है। तो दो कंपोनेंट, दो डायरेक्शन होगी तो दो कंपोनेंट से हमने एक रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस जैसे हम कंपोनेंट्स में इसे डिवाइड करते हैं तो हम इसे नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम टू कंपोनेंट्स में जब सेपरेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो ये था हमारे पास, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की तरफ है, मान लीजिए हमने इसे फोर्स मान लिया एफ एक्स, और ये वाई एक्सिस की तरफ है तो मान लीजिए हमने इसे फोर्स मान लिया एफ वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास था एफ एक्स, तो हमें मैग्नीट्यूड या फिर इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं। अगर हमने एफ वाई को पैरेलली शिफ्ट किया तो एफ वाई ये हो गया, और यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इनके बीच में। और यहाँ पे एंगल हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे भी एंगल होएगा। मान लीजिए ये हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन और कोस के कंपोनेंट्स में डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये थीटा निकालने के लिए जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है एफ वाई परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ, तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से एफ वाई अगर बात करें, एफ वाई क्या आ जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस क्या है, एफ एक्स हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में एफ। तो यहाँ से हम अगर एफ एक्स निकाले तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एफ कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या माना है, इसे एफ ए एक्स और ए वाई माना है, ठीक है। ए एक्स और ए वाई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा। जहाँ पे हमने फोर्स को एफ लिया है वहाँ पे इन्होंने ए लिया हुआ है, बाकी सेम ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, इन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के लिए थैंक यू।